नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला की सेशन में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है बाघ गुफा। बाघ गुफा, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है। हालांकि इससे पहले हम लोग अजंता की गुफाओं के बारे में जाने हैं, उनके अलग अलग जो चित्र प्राप्त हुए हैं उनके बारे में जाने हैं और उन चित्रों के चित्रण पद्धति के बारे में जाने हैं। ठीक उसी तरह से आज हम लोग जो है बाघ गुफा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देरी नहीं करते हैं, चलते हैं इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इस बाघ गुफा का जो प्राचीन नाम है वो नाम है कलयन। इसका प्राचीन नाम क्या है? कलयन। कलयन, ठीक है। ये है। अब थोड़ा सा जो है इनके स्टेटस देख लेते हैं कि आखिर ये स्थित कहाँ है। तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इस मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है धार जिला। धार जिला, ठीक है। और इसी धार जिला में एक तहसील है जिसका नाम है कुकसी तहसील। कुकसी तहसील, ठीक है। और इसी कुकसी तहसील में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत, ठीक है। एक चीज और, इस बाघ गुफा का यानी कि जो ये जो बाघ गुफा है ना, हालांकि ये तो बाद में मध्य प्रदेश में आया, लेकिन इससे पहले जहाँ पर स्थित था उसका प्राचीन ग्वालियर राज्य नाम था। मतलब प्राचीन ग्वालियर कह सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन देता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कभी कभी मध्य प्रदेश देता है और कभी कभी जो है लिखता है कि प्राचीन ग्वालियर। प्राचीन ग्वालियर, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है एक चीज़ और ध्यान ध्यान देने योग्य है कि ये जो है जो बाघ गुफा है एक नर्मदा नदी है, उसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बागमती। यानी कि नर्मदा नदी की सहायक नदी, सहायक नदी जिसका नाम है बागमती, ठीक है। इसी के तट पर क्या है, स्थित है। उसके बाद जो है एक चीज और इस गुफा को स्थानीय लोग पता है किस नाम से बोलते हैं? पंच पांडव के नाम से बोलते हैं। स्थानीय लोग पंच पांडव के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक चीज और, ये जो गुफा है ये महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। महायानी गुफा है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद महायानी है, साथ साथ ये विहार गुफा है, ना कि चैत्य। विहार गुफा है, ठीक है। और ये जो है ना, ये गुप्तकालीन गुफा है। गुप्तकालीन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब जो है उसके साथ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये बाघ गुफा है, ये अजंता के पहली व दूसरी के समकालीन है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अजंता की पहली गुफा व दूसरी गुफा के समकालीन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सवाल खूब पूछता है कि बाघ गुफा अजंता की कौन सी गुफा के समकालीन है, तो वो है पहली गुफा और दूसरी गुफा के समकालीन है, ठीक है। ये पहली गुफा है और ये दूसरी गुफा है। उसके बाद एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि इसमें जो है कुल 9 गुफाएं हैं। कुल कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हैं। और इन 9 गुफाओं में जो है 5 गुफाओं के अलग अलग नाम हैं। 5 गुफाओं के अलग अलग नाम भी हैं। अलग अलग नाम भी है। अब वो नाम कौन कौन से हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब सवाल पूछा जाता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
जो पहली गुफा है, यानी कि पहली गुफा इसको गृह गुफा के नाम से जानते हैं। गृह गुफा के नाम से जानते हैं। और दूसरी गुफा को गुसाई गुफा के नाम से जानते हैं, और एक नाम से और जानते हैं, पंच पांडव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन दोनों के नाम से जानते हैं। और जो तीसरी गुफा को हाथी खाना के नाम से जानते हैं। हाथी खाना के नाम से जानते हैं। और जो चौथी गुफा है, यानी कि चौथी गुफा, इसको रंग महल के नाम से जानते हैं। ठीक। और पांचवी गुफा ये वह है, पांचवी गुफा को पाठशाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कुछ नाम हैं। अब मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ठीक है, 5 गुफा तो हो गया, और कुल तो गुफा 9 है। बाकी 4 के क्या नाम है मेरे बच्चा? बाकी जो 4 गुफाएं हैं उनके द्वार अवरुद्ध हैं, यानी कि उनके द्वार वहाँ से बंद हुए हैं, इसलिए उनके कोई विशेष नाम नहीं दिए गए हैं। यानी कि जो आखिरी, यानी कि 6, 7, 8, 9, यानी कि 6, 7, 8 और 9, इनके द्वार क्या हैं? बंद हैं। इसलिए जो है सिर्फ और सिर्फ 5 तक ही आपको ध्यान देने हैं। अब उसके बाद अगला बढ़ते हैं, अगला चरण क्या है कि आखिर ठीक है भाई, इन गुफाओं के नाम ये हैं, इस धर्म से संबंधित है, महायान संप्रदाय से संबंधित है, विहार गुफाएं हैं, गुप्तकालीन हैं, जो भी हैं इनके बारे में तो हम लोग जान लिए एक इंट्रोडक्शन के तहत। लेकिन अब बात आती है खोज की। भाई खोज की जरूर बात आएगी कि भाई इनकी खोज किसने की, कैसे कैसे खोज हुए, उसके दौरान जो है किस किस तरह के लेख लिखे गए, किसने किसने मतलब लेख लिखे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे ना। तो आइए जानते हैं। सन 1818 की बात है। सन 1818 ईस्वी में एक व्यक्ति थे सबसे पहले जो कि इन गुफाओं का विवरण दिए थे। उन व्यक्ति का नाम था लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड। लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड। ठीक है, इन्होंने जो है क्या किया कि इन गुफाओं का सबसे पहले क्या दिया? विवरण दिया। यानी कि खोज इन्हीं के सानिध्य में माना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये जो विवरण दिए थे ना लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड, ये मुंबई से एक प्रकाशित होती है पत्रिका जिसका नाम है साहित्यिक विनिमय संघ। साहित्यिक विनिमय संघ। ठीक है, ये पत्रिका का नाम है, और कहाँ से प्रकाशित होती है लिख दे रहे हैं, मुंबई। इसी के नाम से जो है, इसी में जो है इन्होंने सबसे पहले विवरण दिया था। ठीक है, कि किस अंक में? द्वितीय अंक में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन जानना जरूरी है, द्वितीय अंक में। ठीक, एक बार और ध्यान से सुनिएगा। सन 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम इन गुफाओं का जो विवरण एवं परिचय लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने मुंबई से प्रकाशित साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका के द्वितीय अंक में इन्होंने क्या किया, यानी कि दिया था, यानी कि छपवाया था। उसी में जो है सबसे पहले इसका परिचय और विवरण। अब जो है अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप आता है, उसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं जो इन पर लेख लिखते हैं। उन व्यक्ति का नाम था एरिक्सन। एरिक्सन महोदय। इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
एरिक्सन ने भी इन गुफाओं पर कुछ लेख लिखे, ठीक है। फिर एरिक्सन के बाद और एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था डॉक्टर इम्पे। डॉक्टर इम्पे, इन्होंने भी इसी तरह से कुछ लेख लिखे, ठीक है, विस्तृत परिचय दिए थे उन्होंने। चलो यहाँ तक तो भाई 1818 ईस्वी के दौरान जो है, यानी कि डेंजरफील्ड, फिर एरिक्सन, फिर डॉक्टर इम्पे, इस तरह के लोगों ने अलग अलग तरीके के लेख लिखे और इनके विवरण देते रहे, भेजते रहे, इनके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाते रहे। लेकिन एक समय आता है 1907 से लेकर के 1908 ईस्वी का। इसी के मध्य कर्नल C.E. लीवर्ड नाम था उनका, कर्नल C.E. लीवर्ड। ये जो कर्नल C.E. लीवर्ड थे ना, ये इन गुफाओं को देखे सबसे पहले तो इससे पहले लोग वो देख ही लिए थे, लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड, लेकिन ये भी इन गुफाओं को देखे और देखने के बाद जो है ये मुंबई की एक पत्रिका थी जिसका नाम है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, यही लिख दे रहे हैं, मुंबई की पत्रिका थी वो, मुंबई की पत्रिका जिसका नाम है रॉयल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी नहीं, रॉयल सोसाइटी नहीं, एशियाटिक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है, इसी बीच में जो है एशियाटिक जोड़ दीजिएगा। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी एक की नाम एक पत्रिका थी, उसी में जो है इन्होंने क्या लिखा, लेख लिखा। कभी कभी सवाल पूछता है कि 1907 या 8 में जो है किसने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में एक लेख लिखा था, तो वो थे क्या, कर्नल C.E. लीवर्ड, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करिएगा। अब उसके बाद जो है देखिए, ये तो रहा 1909 की बात। अब आता है समय 1910 की। 1910 में असित कुमार हल्दर ने भी कुछ लेख लिखे। असित कुमार हल्दर, इन्होंने भी कुछ लेख लिखे, ठीक है। फिर एक समय आता है 1925 का। 1925 में मुकुल चंद्र डे भी इस पर कुछ लेख लिखे। मुकुल चंद्र डे भी इसी पर कुछ लेख लिखे। अब ध्यान दीजिएगा कि इसी के दौरान ये लोग जो है मिल करके इन चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई। अब इन चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने में कौन कौन था, ध्यान दीजिएगा, वो थे नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, बसु बोलते हैं, बोस भी बोलते हैं अपने अपने हिसाब से, इसको बसु भी कर सकते हैं, ठीक है। असित कुमार हल्दर, ठीक है, ये आधा ला है, हल्दर, सुरेंद्र नाथ कर, सुरेंद्र नाथ कर, और एक और थे जिसका नाम है A.B. भोसले, A.B. भोसले, ठीक है। उसके बाद जो है इनके अलावा और थे जिनका नाम है नाम था उनका B.N. आप्टे, हाँ, B.N. आप्टे, ये मुंबई के थे, आप्टे मतलब समझ लो मुंबई के थे। और एक और नाम था M.S. भांड, M.S. भांड, B.B. जगपत, B.B. जगपत, ठीक है। और इस तरह से कुछ क्या कहते हैं, अमीरियन प्रदेश का एक कलाकार था जिसका नाम था सर्किस कचडोरियल, सर्किस सर्किस कचडोरियल, सर्किस कचडोरियल, ठीक है।
इन लोगों ने मिलकर के क्या किया, प्रतिलिपियां बनाया। किनका, बाघ का, यानी बाघ गुफा में जो चित्र प्राप्त हुए थे उनकी प्रतिलिपियां बनाई। ठीक है। अब जो है ध्यान दीजिएगा कि ये जो सारी प्रतिलिपियां हैं, ये सारी प्रतिलिपियां फिलहाल वर्तमान में हम जो है एक ग्वालियर दुर्ग की गुजरी महल है, एक ग्वालियर में एक गुजरी महल है, गुजरी महल, इसी में ये संग्रह है और इसी में हम लोग आज देख सकते हैं इन सारी प्रतिलिपियों को। ठीक है। सवाल पूछता है कभी कभी कि बाघ गुफा के जो चित्र प्राप्त हुए हैं या फिर उनमें जो उनके चित्रों की जो प्रतिलिपियां हैं वो कहाँ संग्रहित हैं, तो ग्वालियर में है, गुजरी महल में। ठीक है, सवाल देता है कभी कभी, इतना ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि इनके चित्र व चित्रण विधान के बारे में थोड़ा सा कोशिश करते हैं जानने का। हम इनके पहले चित्रों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चित्र के बारे में देखो, पहली गुफा में तो विशेष कोई चित्र मिला नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहली गुफा में जिसका नाम है ग्रह गुफा, उस गुफा में विशेष कोई चित्र नहीं मिला है। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर पहली गुफा। यहाँ पर विशेष कोई चित्र नहीं मिला। जो दूसरी गुफा है ना, दूसरी गुफा के बारे में जानते हैं। इसमें एक चित्र मिला है जिसका नाम है पद्मपाणि बुद्ध। पद्मपाणि बुद्ध। ठीक है। उसके बाद जो है जो तीसरी गुफा है, तीसरी गुफा, इसमें भी कुछ बुद्ध आकृतियां मिली हैं, कुछ बुद्ध आकृतियां, कुछ बुद्ध आकृतियां कुछ ही प्राप्त है, बाकी जो है आलेखन ज़्यादा हुआ है, उसमें फूल पत्ती ज़्यादा बने हुए हैं इस तरह से। ठीक है। और उसके बाद जो है जो चौथी गुफा है ना, जिसको रंग महल बोलते हैं, इसको इसलिए रंग महल बोला ही जाता है क्योंकि इसमें चित्र ढेर सारे प्राप्त हुए हैं। अब बताते हैं कौन कौन से चित्र हैं वो। जैसे चौथी गुफा है, चौथी गुफा, इसमें जो है कई तरह के दृश्य प्राप्त हुए हैं। जैसे कई तरह के दृश्य में कुछ उनके नाम है, जैसे पहली दृश्य का नाम है, इसमें स्त्रियां एक झरोखे के पास से, है ना, चित्र के मध्य में बैठी हुई देख रही हैं, जो कि शोकाकुल मतलब उसमें है ना, मुद्रा में है, जो दाहिने हाथ से पल्ले से अपना मुंह छिपा कर रो रही है ना। तो हम कह सकते हैं कि पहला जो दृश्य है वो शोकाकुल है, शोकाकुल। अब शोकाकुल में क्या, वही जो बोला ना कि इसमें क्या नाम है कि स्त्रियां एक झरोखे के पास, एक झरोखा है यानी खिड़की, झरोखा मतलब खिड़की, खिड़की के पास चित्र के मध्य में, मतलब चित्र एक जो बना हुआ है, मान लीजिए ये चित्र है। ठीक है, ये इस तरह का चित्र है, तो कहीं ये खिड़की है, मान लीजिए खिड़की है इस तरह का। ठीक है, तो यहीं पर कोई स्त्री है, यहीं पर जो है इस तरह से झांक रही हो, देख रही हो, निहार रही हो। ठीक है, और उसी के मध्य में यानी कि एक स्त्री शोकाकुल हो, ये शोकाकुल स्त्री है। तो इस तरह के कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं जो कि बहुत विशेष खास नहीं है। इसी तरह से चित्र प्राप्त मतलब दिखेंगे, क्योंकि वो चित्र जो मिले हुए हैं कुछ तो अच्छे अवस्था में नहीं है, जर्जर अवस्था में है, फिर भी उनकी पहचान की गई है कि इस तरह से कुछ चित्र हैं वहाँ पर। फिर दूसरा जो चित्र मिला है वो मंत्रणा का चित्र है, मंत्रणा। देखिए, सवाल सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि शोकाकुल से संबंधित किसमें है, मतलब चौथी गुफा में है। फिर मंत्रणा से संबंधित कौन सी गुफा में है, चौथी गुफा में ही है, अलग अलग है। तो मंत्रणा में क्या है ना, इसमें 4 पुरुष भद्र, यानी भद्र पुरुष जो है सुखासन मुद्रा में नीली तथा पीली गोल गद्दियों पर बैठे हुए हैं। एक 4 पुरुष हैं और वो जो है एकदम ठीक ठाक मतलब अवस्था में, जैसे सुखासन मतलब कि आरामदेह मुद्रा में बैठे हुए हैं गद्दी पर। तो अपना कुछ बात विमर्श कर रहे हैं, है ना, बात विमर्श कर रहे हैं। ठीक है, मंत्रणा मतलब वही बात विमर्श कर रहे हो, कुछ अपना आपस में कुछ, है ना,
वाद विमर्श जो भी डिस्कशन कर रहे हो, जो उस तरह का चित्र प्राप्त हुआ है। और जो तीसरा नंबर का चित्र है वो है, इसमें देव पुरुषों को आकाश में विचरण करते हुए, देव देव पुरुषों का आकाश में विचरण करते हुए, ठीक है। इस तरह से, जिसमें 6 व्यक्तियों का समूह है, कुछ भिक्षु हैं तो कुछ गंधर्व हैं, वो सब जो है आपस में क्या विचरण कर रहे हैं आकाश में। इस तरह के चित्र दर्शाया गया है। और जो चौथे टाइप का चित्र है वो 5 गायिकाओं के चित्र है। इसमें 5 गायिकाओं के चित्र हैं, 5 गायिकाओं के चित्र हैं, ठीक है। और जो 5वें नंबर के चित्र है, कुछ है कि उसमें 5 दृश्य नृत्यांगनाओं के चित्र हैं। इसमें नृत्यांगनाओं के चित्र हैं, ठीक है। इस तरह से है। फिर उसके बाद एक और चित्र है जो कि इस तरह से है, हम कह सकते हैं कि वो कुछ घुड़सवार के मतलब चित्र दिखाए गए हैं, यानी कि 17 घुड़सवारों का एक दृश्य है। इसमें लिख सकते हैं 17 घुड़सवारों का दृश्य है, ठीक है। और जो 7वां दृश्य है वो हाथियों के जुलूस का है, हाथियों के जुलूस का है, ठीक है। इस तरह से कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं 7-8 नंबर के। तो ये रहे कुछ खास चित्र, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, जो बाघ गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित तो है, महायान संप्रदाय से, लेकिन उसके अलावा मतलब जरूरी नहीं है कि वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही चित्र बने हों। वो दैनिक जीवन से संबंधित चित्र बने हुए हैं। उस समय के अलग अलग, जैसे कि अभी बोले ना कि नृत्यांगनाओं के हैं, घुड़सवारों के हैं, हाथियों के जुलूस हैं, मंत्रणा के चित्र है ना। इस तरह से भी चित्र प्राप्त हुए हैं। अब हम थोड़ा सा इनके कुछ अलग दृष्टिकोण से, मतलब अलग चीज़ों पे चर्चा भी कर लेते हैं, जो भी बेहद ज़रूरी है। जैसे कि इनके हम चित्रण विधान की चर्चा करते हैं, जो कि हम लोग अजंता के बारे में कुछ जैसे जिस तरह से जाने थे उस तरह से जानते हैं, यानी कि चित्रण विधान, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा कोशिश करते हैं जानने की। इनके चित्रण विधान के बारे में अगर हम कोशिश करते हैं जानने की, तो जो चट्टान थे इनके वो भुरभुरे बलुए पत्थर के थे, यानी कि चट्टान लिख दे रहे हैं, इनके चट्टान भुरभुरे बलुए पत्थर में है, ठीक है। और इसी भुरभुरे चट्टान पर, यानी कि इसी भित्ति पर हम, या फिर वो लोग जो है चूने का प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा रंगों में चित्रण करते थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि चूने का प्लास्टर लगाते थे, चूने का प्लास्टर चढ़ाते थे पहले, प्लास्टर, ठीक है। और इसी चूने के प्लास्टर पर चढ़ाने के बाद कुछ वो चित्रण करते थे। अब देखिए, इनको जो चित्रण विधान है ना बाघ के, ये अजंता से मिलता जुलता है, अजंता से मिलता जुलता है, ठीक। और इसमें जो रंग भरे जाते थे चित्रों में, वो स्थानीय रंग होते थे, और उस स्थानीय रंगों में गोंद मिलाकर मतलब प्रयोग किए जाते थे, यानी कि स्थानीय रंगों में गोंद मिश्रित रंग यूज करते थे, ठीक है। और एक चीज और खास पॉइंट है कि यहाँ पर सबसे पहले जो चित्र प्राप्त हुए हैं, मतलब जो चित्र बने हुए हैं, सबसे पहले उस भित्ति पर, जो भुरभुरा चट्टान था उस भित्ति पर, जैसे मान लीजिए भित्ति है,
ठीक। और इसी भित्ति पर सफ़ेद प्लास्टर चढ़ाते थे, पहले एक लेप करते थे, सफ़ेद प्लास्टर चढ़ाते थे, ठीक है। फिर इसी सफ़ेद प्लास्टर पर उसके बाद ये रेखांकन करते थे, ड्राइंग करते थे, ड्राइंग करते थे। फिर ड्राइंग करने के बाद उसमें स्थानीय रंग भरते थे। स्थानीय रंग वही जो बताया हूँ, गोंद मिश्रित, ठीक है। स्थानीय रंग भर दिए। फिर स्थानीय रंग भरने के बाद उसमें कुछ छाया प्रकाश देते थे, आसपास के गोलाई देते थे, है ना, एक छाया प्रकाश देते थे, जैसे शैडो बोलते हैं हम लोग, डार्क लाइट कहाँ करना है क्या नहीं, इस तरह की चीज़ें, छाया प्रकाश। ये इस तरह से उनके कुछ खास टेक्निक है, ये इंपॉर्टेंट है इनके मतलब क्रम में, ठीक है। ये कभी कभी क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है कि क्या क्या पहले क्या क्या करते थे। अब उसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रकार काले रंग से अजंता में उनके कुछ लास्ट में आउटलाइन दिए जाते थे, जिसको हम खुलाई बोलते हैं, फाइनल टच दिए जाते थे, उसका अभाव है बाघ गुफाओं में। इतना ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि कुछ चीज़ें डिफरेंट थी, लेकिन अक्सर चीज़ें ही मिलती जुलती थी उनके चित्रण विधान में। ये थोड़ा नॉर्मल सी बात थी, इसलिए मैं इसी तरह बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है, इसमें जो रंग प्रयोग किए गए हैं, जैसे कि काला रंग है, काला रंग है, ठीक है, हिरन, उसके बाद जो है सफ़ेद है, ठीक है, और उसके बाद है लाल है, पीला है, नीला है। इस तरह से मतलब कि प्रमुख रंग यही सब थे जो कि यूज किए गए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इनकी कुछ खास विशेषता और हैं, जैसे कि इनमें अभी मैं इससे पहले बोला था कि जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण हुआ है इसमें, ध्यान दीजिएगा, जीवन के विभिन्न विभिन्न पक्षों का चित्रण हुआ है, ठीक है। यानी कि जैसे उसमें केवल बौद्ध धर्म का ही नहीं है, बल्कि उसमें जो है नृत्य का भी चित्रण हुआ है। अभी बोले ना, कुछ नृत्यांगनाएं प्राप्त हुई हैं, उसमें चित्रित हुई हैं। कुछ गान के चित्र प्राप्त हुए हैं, गान मतलब कुछ सिंगर हुए हैं उसमें, है ना, चित्रित हुए हैं। और कुछ अश्वारोहण है ना, अश्वारोहण है। और उसके बाद जो गजारोहण है, गजारोहण मतलब हाथी पर जो कुछ जुलूस था, गजारोहण, ठीक है। इस तरह से मतलब कि चित्रण हुए हैं भगवान बुद्ध के अलावा भी। एक चीज़ और ख़ास बात ये ध्यान देने हैं कि इसमें प्रकृति का अंकन खूब हुआ है। प्रकृति का अंकन, प्रकृति मतलब का अंकन खूब हुआ है। और बाघ गुफा के सभी चित्र एक साथ एक ही समय में बने हुए हैं, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। जैसे इससे पहले हम लोग अजंता पढ़े हुए थे, तो वो 800 वर्षों में प्राप्त मतलब चित्रित हुआ है और बना है। उसमें 800 साल लग गए हैं, क्योंकि अलग अलग डायनेस्टी आता था, अपना अपने हिसाब से काम करवाता था। लेकिन ये जो बाघ गुफा के चित्र है और वो गुफा है, वो एक ही समय में जो है उसमें काम हुआ है, यानी कि एक ही समय, यहाँ लिख दे रहे हैं, एक ही एक ही समय में बने हैं, इस तरह से लिख दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कॉन्सेप्ट के लिए देखिए, बाघ गुफा जो है खास तौर पे केवीएस में तो आता नहीं है, पूछा नहीं जाता है। आता भी होगा तो इतना बहुत है, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी में ढेर सारा पूछा जाता है यहाँ से सवाल। और ये सब अभी जो है एंशिएंट से हम लोग जैसे मेडिवल तक पहुँच रहे हैं ना, केवल रटने वाला चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं है, तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तर्क वितर्क किया जाएगा अभी जब मॉडर्न में एंट्री करेंगे ना, तब बड़ी मज़ा आएगा मतलब बात करने में। तो फिलहाल अभी जो है इम्पोर्टेंट यही है भाई, एग्ज़ाम क्रैक करना है तो सबको जानना पड़ेगा। तो एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल जो बीच का पड़ता है, वो कंटेम्प्रेरी लेवल की भी बात किया जाएगा। वो सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। इसके बाद हम लोग जो है कुछ चालुक्यकालीन कलाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।